चलो लेट्स स्टार्ट। सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस। सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस, है ना। एक बार फिर से वापस ऑडिट के मूड में आ जाओ। समझ आ रहा है ऑडिट एविडेंस क्या था? क्या था ऑडिट एविडेंस? इंफॉर्मेशन जिस पे कंक्लूजन बेस होंगे, जिस पर ओपिनियन बेस होगा, है ना। ठीक है। फिर सम ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू टेस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, है ना। ठीक है ना। एग्जाम्पल एनालिसिस रिव्यू के थ्रू, रीपरफॉर्मिंग प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल इसका भी एग्जाम्पल है बीआरएस। बीआरएस एंटिटी ने बनाया, तुम खुद बना करके देख लो, है ना। एनालिसिस रिव्यू से तुमको मिल जाएगा एविडेंस, है ना। और रिकंसिलेशन से मिल जाएगा। दो तीन चीजें रिकंसाइल करोगे ना। रिकंसाइल मतलब जैसे सेल्स को तुमने परचेज से रिकंसाइल किया एंड ऑल दैट। Through the performance of such audit procedure, the auditor may determine that the accounting records are internally consistent and agree to the financial statement, है ना। ठीक है। अब देखो, ठीक है। तो ये उसने सिंपल बताया ऑडिट एविडेंस के बारे में, ठीक है ना। मोर अश्योरेंस इज ऑर्डिनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड रिलायबिलिटी, है ना। भरोसा, मोर अश्योरेंस यानी भरोसा, ज्यादा रिलायबल हो जाते हैं। समझ रहा है। अगर मान लो अलग अलग सोर्सेस से सेम ऑडिट एविडेंस मिले, ध्यान से समझो, डिफरेंट सोर्सेस से एविडेंस मिल रहा है और सेम मिल रहा है। डिफरेंट सोर्सेस से मिल रहा है लेकिन सेम मिल रहा है, तो मेरा भरोसा बढ़ जाएगा कि देखो दो अलग अलग लोगों ने बोला लेकिन इसको सच्चा बोला तो ये सच्चाई, तो भरोसा ज्यादा हो जाएगा। और ऑफ अ डिफरेंट नेचर दैन फ्रॉम आइटम्स ऑफ ऑडिट एविडेंस कंसिडर्ड इंडिविजुअली। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देखो, corroborating information obtained from a source independent of the entity may increase the assurance the auditor obtains from audit evidence that is generated internally, such as evidence existing within the accounting records, minutes of meeting or a management representation. क्या बोल रहा है वो? बोलो बोलो बोलो। हम्म हम्म बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में। ठीक है ना। फिर information from sources independent of the entity that the auditor may use as audit evidence may include confirmation from third party, है ना। बहुत ध्यान से, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटर्स से, डेटर्स को चेक करने के लिए क्या है सबसे अच्छा तरीका? डेटर्स को चेक करने का तरीका, है ना, उसको ऑफिशियली बोलते हैं एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, है ना। ऐसे 505 में है ये, क्लियर है ना। ये कॉन्फर्मेशन क्लाइंट के थ्रू नहीं मंगाएंगे, क्लाइंट से एड्रेस लो और खुद मंगाओ। अपने ऑफिस के एड्रेस से, समझे। ये होता है प्रैक्टिकली, इसलिए बता रहा हूं। हेलो हेलो हेलो, है ना। तो ये ज्यादा भरोसेमंद है। इसको फिर अपन बोलेंगे क्या कि अपने खुद के थ्रू बोल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपन कि इंडिपेंडेंट, मतलब हम डायरेक्ट खुद ही ऑब्टेन कर रहे हैं ना गाइस। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई, क्लाइंट के ऑफिस की पोस्ट कौन हैंडल करता है? कुछ गड़बड़ हुआ तो सिंपल है ना, सोचो तो एक बार, कॉमन सेंस है। मतलब अगर मैं अपने ऑफिस में बुलाऊंगा तो ज्यादा रिलायबल नहीं होगा। मेरे ऑफिस में कौन घपला करेगा?
इसके ऑफिस में तो छुपा देंगे ना वो लोग। तुम्हारे यहाँ इतना साउंड आ काय को रहा है यार, बहुत दिमाग हिल जा रहा है यार तेरा, यहाँ से जितना साउंड आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है तुम पानी में खेल रहे हो, टब में बैठ के क्लास कर रहे हो, और जैसे माइक ऑन होता है तो तुम छप 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 करना चालू कर देते हो पानी में। ठीक है, बहुत ही तेज डिस्टरबेंस आ रहा है भाई, दिमाग हिल जा रहा है मेरा, समझ रहे हो। चलो ठीक है, सुनो क्या थे अपन, कहाँ थे। हाँ, तो एविडेंसेस में फ्रॉम सोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी, नहीं यानी यहाँ पर सोर्स की भी बात की जा रही है। एक तो देखो ध्यान से, है ना, सोर्स मतलब कि जो एविडेंस है, एविडेंस को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना। और इसका बाइफरकेशन पता किस बेसिस पे होता है, इसका बाइफरकेशन होता है, बेसिस जो है वो है जेनरेशन, समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लाइंट ने एक फ्रिज खरीदा है, क्लाइंट ने एक फ्रिज खरीदा है, समझ में आ रहा है। मैंने कहा फ्रिज कहाँ से खरीदा, एविडेंस दिखाओ, उसने मुझे बिल दिखाया, समझ में आ रहा है, फ्रिज का बिल दिखाया। बताओ इंटरनल एविडेंस है या एक्सटर्नल एविडेंस है गाइस। गाइस गाइस गाइस, बोलो बोलो बोलो, किसी को समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक्सटर्नल कौन बोल रहा है, एक्सटर्नल कौन बोल रहा है, एक्स नाम क्या है तुम्हारा। हाँ, ये सही जवाब है एक्चुअली में, ध्यान से सुनो बेटा। जब मैं लिख रहा हूं कि दिस इज जनरेशन है, तो ये बिल जेनरेट कहाँ हुआ है बताओ, आउटसाइड द एंटिटी। गाइस आप पॉइंट समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना बेटा। तो एक्सटर्नल कन्फर्म वो एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल। इंटरनल मतलब कि इंटरनली बनाए गए हैं, है ना, तो बिल सारे एक्सटर्नल होते हैं, है ना। अब बाहर मिल भी बाहर से रहा है तो वो अलग मैटर है, बाकी नॉर्मल जो बाइफरकेशन है वो जनरेशन के बेसिस पर है। यहां जो बात बोल रहा है वो कह रहा है कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सोर्स इंडिपेंडेंट, है ना, मे इंक्रीज द अश्योरेंस ऑफ ऑडिटर, अगर मिला भी बाहर से, ठीक है ना, फ्रॉम एन ऑडिट एविडेंस दैट इज जनरेटेड इंटरनली। अब ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो कि ऑडिट एविडेंस जनरेटेड इंटरनली लेकिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड द एंटिटी। कैसे, क्रेडिटर हमको देता है ना, तो ये तो बना बाहर, सेल्स, सेल्स सही एग्जांपल है, लेखिका ने बोला ना ये। वेरी गुड बेटा। देखो क्रेडिटर मतलब परचेज तो बन बाहर रहा है, मिल इंटरनल रहा है ना, इसका उल्टा सोचना है, समझना रहा है कि जो बना यहां और मिल बाहर से रहा है, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। सत्यम में भी ये वाला लफड़ा हुआ था कि उन्होंने जो क्लाइंट को बिल दिए थे, जैसे मान लो क्लाइंट को बिल 150 की दिया और इंटरनली जो उसकी कॉपी रखी गई है उसमें 100 था, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरनली जो कॉपी थी उसमें 150 था, क्लाइंट को जो दिया था वो ओरिजिनल था, उसमें 100 था, समझ रहे। क्लाइंट को 100 का बिल दिया, इंटरनली जब रखा तो उसको 150 बना दिया उन लोगों ने। समझ आ रहा है बेटा। हेलो हेलो हेलो, है ना, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी दैट द ऑडिटर मे यूज एज ऑडिट एविडेंस मे इंक्लूड कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, ये एग्जांपल्स है। कॉन्फर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, एनालिस्ट रिपोर्ट एंड कंपेरेबल डेटा अबाउट द कॉम्पिटिटर्स, ये सब बाहर से मिलने वाले एविडेंसेस हैं, ये सब बाहर से मिलने वाले एविडेंसेस हैं। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये पूरा टॉपिक क्या चल रहा है देखो जरा,
सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो सोर्सेज मेनली इन लोगों ने किसमें बांटे, इंटरनल और एक्सटर्नल, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो सोर्सेज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी, ठीक है ना। हेलो हेलो हेलो, है ना गाइस? चलो फिर क्या है ना, तो दोनों बातें लिख करके आ जाना। अब ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास सवाल कितने हैं, है ना। व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, ये सवाल है ना। एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट एविडेंस, है ना, ध्यान से। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, फिर रिलायबिलिटी बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। गाइस आपको समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन और क्या है कि हाउ मेनी एविडेंसेस, यानी सफिशिएंसी, और ऑब्वियसली बात है अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस कहीं ना कहीं किससे रिलेट हो जाएगा, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। पूरा नहीं, दोनों अलग अलग मैटर है, क्योंकि अप्रोप्रिएटनेस में रिलेवेंस भी आएगा। हेलो हेलो गाइस, समझ में आ रहा है? तो याद रखना क्या क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिख करके आ जाना, ठीक है ना। ये सब अलग अलग क्वेश्चन है ऑडिट एविडेंस को लेकर के, ठीक है ना। पहला एरिया है, किस एरिया के बारे में बात हो रही है ये तुमको बहुत पक्के तौर पर पता होना चाहिए। ओ माय गॉड, यही तो देखना भूल गया मैं, जॉब कर रहा है, समझ रहा है। हाउ टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, है ना, क्लियर है? तो ये रहा, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। फिर उसने बोला ऑडिट एविडेंस क्या है, ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन जिससे ऑडिटर ओपिनियन बेस्ड जो इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मेंस। तो कैसे होता है, समझ रहा है? तो प्रोसीजर आपके हैं, एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मुझे बताओ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का क्या मतलब? हेलो हेलो हेलो, मीनिंग वाइज क्या समझते हो तुम? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या, क्या पता चल जाएगा तुमको? नहीं, समझो मेरी बात। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या, अब मेरी बात समझो ना। मैं तुमसे अगर प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस पूछ रहा हूं तो तुम सफिशिएंसी की बात क्यों कर रहे हो? समझ में आ रही है बात? क्लियर है कि नहीं? हम प्रोसीजर का क्या पूछ रहे हैं, है ना। तुम बोल रहे हो कि हाउ मच, नहीं आया समझ में? हाँ, तो बताओ। चलो ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जब भी मैं पूछूं मीनिंग, तो लिटरल, जब भी मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोलूंगा तो फिर वो लिटरल नहीं कर पाओगे आप। मतलब लिटरल करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। रिस्क असेस करने के प्रोसीजर क्या मतलब हुआ इसका, कुछ नहीं यार। ठीक है चलो, कुछ जगह पे ये सही होगा। बोलो बोलो बोलो। हम्म,
पॉलिसीज के थ्रू नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई? हाँ बोलो। हाँ लेखिका बोल रही थी शायद कुछ। चलो अच्छा बेटा समझो, आप ना सारे लोग सबसे पहले तो ये समझ लो कि आप रिस्क को अभी रिस्क मत बुलाओ। समझ में आ रही है बात? आप जब अपना मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको रिस्क को भी बताना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आपका बाकी एक्सप्लेनेशन सही, लेकिन आप उससे सिर्फ रिस्क बनना बोल रहे हो, तो ये मैं एक्सेप्टेबल अभी नहीं मान रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा डिटेलिंग चाहिए। आम भाषा में क्या बात चल रही है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का क्या मतलब? हाँ फिर वही बात, रिस्क हो सकता है। और कोई? हाँ नित्या बोल रही थी शायद। बिल्कुल सही, ये सही एक्सप्लेनेशन है। और कोई बोलना चाहता है? समृद्धि बोल रही थी क्या कुछ? ओके ठीक है ना। तो सुनो बेटा, ठीक है, सबसे पहले तो आप रिस्क को समझो ना यार। सुन रहे? रिस्क मतलब गलती होने के चांसेस। समझ रहे हो? मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस। देखो, एक तो है कि मैं बिल चेक कर रहा हूं। जब मैं बिल चेक कर रहा हूं तो मैं क्या चेक कर रहा हूं कि भाई गलती है या नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? बहुत ध्यान से समझना। जब मैं बिल चेक कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली, मतलब अगर मान लो कि बिल चेक किया, जितने की एंट्री है उसका बिल चेक कर रहा हूं, ये डायरेक्ट है कि बिल का अमाउंट कुछ और है और मान लो बुक्स में कुछ और है, तो ये मिस स्टेटमेंट है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना, ये बहुत लंबी, मतलब 2 पॉइंट वाली बात है। अगर मैं बिल चेक कर रहा हूं तो मैं सीधे सीधे मेन ऑडिट प्रोसीजर कर रहा हूं। मेन ऑडिट प्रोसीजर को अलग लैंग्वेज में बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ध्यान से समझना, ठीक है ना। अगर मैं कोई बिल चेक कर रहा हूं, अगर मैं डायरेक्ट अमाउंट चेक कर रहा हूं, अगर मैं कोई ऐसी चीज चेक कर रहा हूं जिससे सीधे सीधे अगर वो गलत हुई तो मिस स्टेटमेंट हो जाएगा। जब मैं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट से, तो इसका मतलब यह है कि मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूं, जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है। देखो इसमें बी पॉइंट में जो सेकंड वाला पॉइंट है, हेलो हेलो हेलो, फर्दर देख रहे हो? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर है, इसका मतलब मैं सीधे सीधे अमाउंट्स पर हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सीधे सीधे अमाउंट्स पर हूं। समझ रहे हो? कि मान लो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में देख करके आ रहा हूं कि है कि नहीं, ये हो गया सब्सटैंटिव प्रोसीजर बेटा। नहीं आया समझ में? है ना? ठीक है, इससे एक लेवल ऊपर बढ़ते हैं, कंट्रोल्स। ठीक है, कि लैपटॉप खरीदने का मैं सिस्टम देख रहा हूं। लैपटॉप खरीदने का मैं सिस्टम देख रहा हूं जिससे मुझे ये पता लगेगा कि भैया लैपटॉप खरीद के एंट्री करने में गलतियां कितनी हो सकती हैं। यानी उनका जो सिस्टम है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ध्यान से समझना कि एंटिटी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स वगैरह को समझना। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि मुझे गलती होने के चांसेस का पता लग जाएगा। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी वही है, इससे और ब्रॉड लेवल पर आओ। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। अब समझना, एंटिटी में लॉस हो रहा है, एंटिटी डिस्ट्रेस में है, जैसे कोरोना आया तो कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी जो है उसमें अब देखना खतरनाक रूप से ऑडिट का वो होने वाला है कोरोना में। तो समझ में आ रहा है? जैसे ये आया कोरोना, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ एंटिटी के लिए इस लेवल का रिस्क लेकर के आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। जिससे कि अब फिर मन कर सकता है एंटिटी का मैनिपुलेट करने का कि अरे यार इतना लॉस हो गया, इतना लॉस तो नहीं दिखा सकते यार अपन बुक्स में। हेलो हेलो हेलो, कोई एक मेजर नया लॉ आ गया, कोई एक नया कानून आ गया जिसके कारण एंटिटी के बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। समझ आ रही है बात? कोई की मैनेजरियल पर्सन है कि जो मेन था बंदा, उसकी डेथ हो गई।
समझ में आ रहा है? कोई एक बहुत बड़ा क्लाइंट था, उसने डिफॉल्ट कर मारा, एंटिटी लेवल पर कुछ ऐसा हो जा रहा है, मार्केट में सिचुएशन इतनी चेंज हो गई है, तो ये है रिस्क असेसमेंट। सबसे ब्रॉड लेवल पर होता है बेटा रिस्क असेसमेंट, जिसमें तुम मैनेजर से बात कर रहे होते हो, न्यूज रीडिंग कर सकते हो तुम, अगर तुम किसी लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हो, समझ आ रहा है, तो तुम रैंडम न्यूज उसके बारे में देखोगे, लोगों से बात करोगे, एंटिटी के लोगों से बात करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ग्राउंड लेवल के बंदे तक से तुम बात करोगे, जनरल बातें। समझ में आ रही है बात? जैसे शादी से पहले लड़के का बैकग्राउंड चेक होता है ना, समझ में आ रहा है, जनरल रिस्क असेस किया जाता है। हेलो हेलो हेलो, समझ आ रही है बात? वैसा वाला है ये, मतलब यानी इसको प्रोसीजर वाइज डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल है, समझ तो अपन इसको ऐसे बोलेंगे कि ऑडिटर की वो एक्टिविटी, मतलब इसके प्रोसीजर में पता क्या बोलेंगे अपन, कि ऑडिटर मैनेजमेंट से जाकर के बात करेगा, ताकि वो इस बात का अंदाजा लगा सके कि क्या चांसेस है कि एंटिटी मिस स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ जाए। हेलो 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 गाइस, कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? देखो जरा, रीड करो इसको। मैं लगा दूं अटेंडिंग, आप मुझे 2 घंटा सेंटर कर दो। तुम कर सकते हो अपने आप से एंटर। हाँ, मुझे तो देखो गाइस, है ना, ठीक है गाइस। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो एक है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। दूसरा क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एक्चुअली मेन प्रोसीजर है। मेन प्रोसीजर में भी सबसे मेन है सब्सटैंटिव। अच्छा, एक चीज समझना, मैं ऑडिट में जाता हूं पता काय के लिए? सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने बेटा। समझ में आ रही है बात? मतलब मेरा जो मेन काम है ना असर्शन चेक करने का, वो एक्चुअली होता किससे है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर से। गाइस समझ आया मैंने क्या बोला? हेलो, देखो, सब्सटैंटिव प्रोसीजर का मतलब समझो। सब्सटैंटिव प्रोसीजर का क्या मतलब है? एक सेकंड रुको, है ना। दीप्ति तो मैं ले नहीं रही है इसमें। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सब्सटैंटिव प्रोसीजर का क्या मतलब है बेटा? सब्सटैंटिव प्रोसीजर का, इसको ऑफिशियली, वही बात देखो, ऑफिशियली अपन टेस्ट ऑफ डिटेल या सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर ये दो बोलते हैं। ऑफिशियली याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं तुमको मेनली बताता हूँ। मुझे चेक करना जाकर के एग्जिस्टेंस, समझ में आ रहा है? मुझे क्या चेक करना है? असर्शन। हेलो हेलो हेलो, मुझे किस बात पे कॉन्फिडेंस चाहिए? असर्शन में। असर्शन चेक करने के लिए जो डायरेक्ट प्रोसीजर है, डायरेक्ट, समझ में आ रहा है, कि तुम बिल चेक कर रहे हो कि तुम एंट्री देख पाओ, समझ में आ रही है बात? तुम जब जर्नल एंट्री, तुम एक्चुअल जो बुक्स में एंट्री है, जो अमाउंट्स आए हैं, जब उनको डायरेक्ट टेस्टिंग कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। हेलो हेलो हेलो, असर्शन चेक करने का जो डायरेक्ट प्रोसीजर है वो क्या है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। नहीं आया समझ में? है ना। अब उससे एक लेवल ऊपर, अब देखो सब्सटैंटिव में एक एंटिटी में कितनी एंट्री होती है बताओ? पूरे साल में कितनी एंट्री होंगी? हेलो हेलो, है ना, हजारों लाखों हो सकती है ना। पॉसिबल है पूरी चेक कर पाओ बंच ऑफ ऑडिटर जा करके? है ना, इम्पॉसिबल है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि सिर्फ सब्सटैंटिव के बेसिस पे, सिर्फ सब्सटैंटिव के बेसिस पर ऑडिट में अपना अश्योरेंस लेकर के आओ, तो पॉसिबल ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो सब्सटैंटिव के साथ क्या जोड़ना पड़ता है हमको? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब जब मैं चेक करने जाऊंगा, क्या, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, ठीक है ना। जब मैं क्या चेक करने जाऊंगा? अरे माइक ऑफ करो गाइस। अरे यार,
हाँ, क्या बता रहा था यार, पूरी रिदम टूट जाती है। क्या था? हाँ, तो आप सब्सटैंटिव के बेसिस पे नहीं कर सकते। तो अब समझना, जैसे मान लो कि मैं सेल्स चेक कर रहा हूँ, तो सेल के इनवॉइसेस से मैं एंट्रीज मिला रहा हूँ, ये मेरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर है। लेकिन मैं सारी नहीं मिलाऊंगा, तो फिर मैं भरोसा कैसे लेकर के आऊंगा कि भैया सेल्स का जो अमाउंट आ रहा है वो सही है? हेलो हेलो गाइस, है ना? तो मैं भरोसा कैसे लेकर के आऊंगा? तो मुझे देखना पड़ेगा कि इनका एंट्री करने का तरीका क्या होता है। समझ आ रही है बात? मतलब जब ये सेल करते हैं तो क्या कोई सॉफ्टवेयर कैप्चर कर लेता है उस चीज को? समझ आ रहा है? क्या कोई एक एडिशनल डॉक्यूमेंट बनती है, कार्बन कॉपी, जो आकर के अकाउंटेंट के पास जाती है? क्या वो बाउंड बुक में है? मतलब मेरा समझना, जब भी ये सेल करते हैं तो बिना बिल के सेल नहीं करते, है ना? मैंने ये टेस्ट करके देखूंगा मैं कि भैया कहीं बिना बिल के कोई सेल तो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, जब ये बिल बुक फाड़ते हैं तो कार्बन कॉपी उसमें लगी ही हुई, ऐसी कोई सेल नहीं होती जिसमें कि ये बिना कार्बन कॉपी की सेल करते हैं। गाइस, आपको समझ में आ रहा है? हेलो, है ना? अकाउंटेंट जो एंट्री करता है वो उस बुक से ही करता है, और वो बुक बाइंडेड है, लूज शीट्स नहीं है। तो वो एक एक एंट्री जो है वो करता जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब वो सीरियल नंबर से, सीरियल नंबर है सब में, तो वो एक एक एंट्री जो है वो करता जाता है। ठीक है ना? तो अब मान लो कि जो बुक है ना, रसीद बुक जैसे होती है ना, अब रसीद तो पेमेंट की होती है ना, तो मान लो कि सेल इनवॉइस की उनकी जो बुक है ना, उस बुक में 500 पर्चियां हैं, मतलब 1000 पर्चियां हैं, 500 बिल कर सकते हैं उसमें। हेलो 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 गाइस, समझ में आ रहा है क्या बोला? है ना? है ना? तो अब जब भी सेल करते हैं जब भी सेल करते हैं तो पर्ची जरूर कटती है। ठीक है ना? जब भी बिल जब भी सेल करते हैं तो कार्बन कॉपी जरूर बनती ही बनती है, उसमें लगी हुई है ना? तो अब मान लो कि मैं चौथे नंबर की सेल चेक कर रहा हूं और मैं 10वें नंबर की सेल चेक कर रहा हूं, है कि नहीं? ठीक है ना? तो मैं दूसरी चीजें तो देखूंगा, दूसरी चीजों में भी अपने कंट्रोल होंगे कि भैया गुड्स का मूवमेंट कैसे होता है। ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा लेवल का कंट्रोल बताया, 2-3 पॉइंट से। समझ आ रहा है? अब गुड्स मूवमेंट का भी अपना कंट्रोल होगा कि बिना पेमेंट के गुड्स मूव नहीं होते हैं। समझ आ रही है बात? पेमेंट का प्रूफ एक आता है। गाइस, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना? तो मुझे सेल की सारी एंट्री चेक करने की जरूरत नहीं है अगर इनका सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। मैं एक काम करता हूं कि 10,000 सेल की एंट्री है, मैं चेक करूंगा 100, मैं 100 एंट्री चेक करूंगा रैंडम निकाल करके, और मैं उनमें ये सब चेक करूंगा। क्या क्या चेक करूंगा? कि भाई इन सबके लिए कार्बन कॉपी इश्यू की गई कि नहीं। समझ रहे? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक तो सब्सटैंटिव कर रहा हूं। सब्सटैंटिव मतलब कि जो सैंपल मैंने उठाया वो एक्चुअल में सेल हुई कि नहीं हुई, ये मैंने देख लिया। साथ में मैंने देख लिया कि सिस्टम ये लोग पूरे 100 के 100 में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो बाकी सारी एंट्रीज होमोजीनियस, और अगर होमोजीनियस एंट्रीज हैं, अगर होमोजीनियस एंट्रीज हैं गाइस, समझ आ रहा है, तो मेरे को एक भरोसा आ गया कि भैया बाकी एंट्रीज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, मैं जनरली फ्रॉड ढूंढने नहीं जाता, क्लियर है? ठीक है ना? तो मैं अगर सिस्टम चेक कर रहा हूं तो गलती से इनसे गलत एंट्री हो जाए, समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? कि गलती से इनसे गलत एंट्री हो जाए, इस बात के चांसेस बहुत कम है। यानी टेक्निकली मैंने क्या चेक कर लिया, मैंने कुछ तो सब्सटैंटिव कर लिए। सब्सटैंटिव मतलब जो बिल चेक कर रहा हूं सिर्फ वो बिल चेक हुआ। लेकिन जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक कर रहा हूं, जब मैं सिस्टम चेक कर रहा हूं, तो सारी पूरी 10,000 सेल जो है वो उस कंट्रोल से होकर के गई है। और अगर कंट्रोल परफेक्टली वर्क कर रहा है, अगर कंट्रोल परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो मुझे सब्सटैंटिव उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर सिस्टम परफेक्ट है तो मैं कम सैंपल में भी अश्योरेंस पूरे 10,000 एंट्रीज पर लेकर के आ सकता हूं। बोलो भाई, कुछ समझ में आया क्या बताया? ये सब एकदम ऊपर से चला गया। पक्का आया समझ में ना? है ना?
बहुत बढ़िया पकड़ा तुमने, बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज याद रखो, मैं एक दो कंट्रोल के बेसिस पे ये डिसीजन नहीं लेता। समझ आ रही है बात? हो सकता है मेरा एकाध कंट्रोल, हो सकता है एंटिटी का एकाध कंट्रोल फेल हो जाए, तब भी मैं उसका दूसरा कंट्रोल देखूंगा, क्योंकि बेटा सब्सटैंटिव पूरा करना ऑडिटर के लिए हद से ज्यादा हेक्टिक है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अगर अल्टीमेटली ऑडिटर को ये डिसीजन लेना पड़ गया ना बेटा कि सब्सटैंटिव ही करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली कई बार ऑडिट इम्पॉसिबल हो सकता है। नहीं आया समझ में? तो है ना, तो मैंने एक्चुअली तुमको जो एग्जांपल दिया ना वो बहुत छोटा सा है। मैं तो एंटिटी में उससे बात करता रहूंगा कि किस तरीके से तुम्हारा कुछ तो सिस्टम होगा, हर एंटिटी का अनकहा भी अल्टीमेटली कुछ ना कुछ सिस्टम तो हो ही जाता है। समझ में आ रहा है? अनकहा भी कुछ ना कुछ सिस्टम तो जो है वो हो ही जाता है। बेटा समझ में आ रहा है क्या बोला? हेलो हेलो, है ना? अब मेरी बात समझना, ठीक है? ठीक है ना? तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में करता हूं, ठीक है ना? तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल पर्टिकुलर एरिया वाइज होंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए मुझे एंटिटी की पॉलिसीज समझनी पड़ेंगी कि हाँ भाई कैसे काम करते हो। अब समझना, मैं अगर किसी बंदे की क्वालिफिकेशन चेक कर रहा हूं तो ये किस में आएगा बताओ? रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये टेस्ट कंट्रोल में भी आ सकता है, रिस्क असेसमेंट में भी कुछ हद तक आ सकता है। तो उसका बाइफर्केशन बहुत माइन्यूट है। समझ में आ रहा है? रिस्क असेसमेंट और टेस्ट ऑफ कंट्रोल का बस ये समझ लेना कि जब ब्रॉड लेवल पर बात हो रही है तो रिस्क असेसमेंट है, किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर मतलब मैं बोलूं कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के बंदे की क्वालिफिकेशन चेक कर रहा हूं मैं, तो ये तुम्हारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में एंट्री गलत सह नहीं सकता। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? क्लियर है ना? तो ये है बेटा, ठीक है ना? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब वो प्रोसीजर जिससे कि मुझे ये पता लगेगा कि एंटिटी कितनी रिस्की है, यहां पर मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस क्या हैं ब्रॉडली, पूरे एंटिटी वाइज, पूरे एंटिटी वाइज। यानी रिस्क आप आइडेंटिफाई करते हो ऐसे 315 के हिसाब से। समझ रहे? जो स्टैंडर्ड है, समझ रहे? है ना, ऐसे 315 वो बताता है बेटा रिस्क असेसमेंट के बारे में। समझ में आ रहा है? तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात उसमें ऑब्वियसली बातें की गई है, तो वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप उससे पिक्चर बनाओ सही कि क्या बन रही है। आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पूरी एंटिटी के बंडल से करते हो, फिर आप जब चेक करने जाते हो तो जिन जिन का आपको सब्सटैंटिव करना है उससे रिलेटेड कंट्रोल्स देखते हो, क्योंकि सब्सटैंटिव के लिए नंबर ऑफ एंट्री बहुत सारी हो सकती है। तो आप कंट्रोल देख करके फिर कुछ सैंपल सब्सटैंटिव के ले लेते हो। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है ना बेटा? है ना? और फिर आपका ऑडिट जो है वो कंप्लीट होता है। गाइस ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ अभी। समझ में आ रहा है? पूरा ऑडिट का जो बेस है ना, समझ में आ रहा है? मतलब समझ लो शुरू से आखिरी तक ऑलमोस्ट इसी के इर्द गिर्द सारी बातें इसके इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। मतलब हम वाउचिंग वेरिफिकेशन पर्टिकुलर एंटिटी का ऑडिट कर रहे होंगे तो हम एक्चुअली में बात सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर की कर रहे होते हैं। क्लियर है? और इंटरनल कंट्रोल पे तो यहाँ तक अलग से चैप्टर भी है तुमको, है ना? चलो, तो है ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करता अपन क्या कर रहे थे, एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए प्रोसीजर क्या कर रहे थे, पूरा ऑडिट बता दिया इन लोगों ने। समझ में आ रहा है? ऑडिट में जाके क्या करता हूं मैं जो कुछ भी करूंगा काय के लिए करूंगा भाई? ऑडिट में जाके एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए ना। तो एक तरीके से ऑडिट में जाकर के मैं क्या क्या करता हूं सब बता दिया इन लोगों ने। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करूंगा पहले, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा, और उसके बाद फिर वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी करूंगा। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में जो मैंने बताया ना, बिल चेक करेंगे, बिल चेक करेंगे इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। एनालिटिकल क्या होगा अपन अलग से समझेंगे, है ना? वैसे एनालिटिकल प्रोसीजर पे अलग से ऐसे 520 भी है, लेकिन ठीक है करेंगे अपन। तो अब देखो प्रोसीजर्स क्या क्या दिया, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर। ये टेक्निकल है, ये 6 पॉइंट्स है, साइड हेडिंग्स है जो याद होनी चाहिए गाइस आपको। हेलो हेलो हेलो, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये 6 पॉइंट्स याद होने चाहिए, टेक्निकल है, एग्जाम में आता है। अगर मान लो कि हाउ टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, तो आपको रिस्क असेसमेंट इसके अलावा ये लिखने पड़ेंगे, ये 5 पॉइंट्स। हेलो बेटा, 6 पॉइंट, सॉरी, ठीक है ना? तो ठीक है, इन अपन ये डिटेलिंग होनी चाहिए। हाँ ये है, ये है।
ठीक है, तो अपन इसकी पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, है ना। तो मैं अब भी एक्सप्लेन ही करने वाला था, लेकिन ठीक है, अब है ही तो अपन कर लेंगे उसको। तो ऑफन इन सम कॉम्बिनेशन, यानी ये जनरल डिस्कशन चल रहा है। इन एडिशन टू इंक्वायरी और ये सब टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये सब के लिए मेरे पास 5 प्रोसीजर है ना। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रेफर टू ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। एंटिटी को समझने का प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सोच करके देखो क्या बोल रहा है। मतलब मैं बोल रहा हूँ क्या बिजनेस करते हो, तो मतलब मैं क्या लगा रहा हूँ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा रहा हूँ। समझ गए? क्लियर है? कितने मैनेजर हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पूछ रहा हूं ना, आ रहा है समझ में? इस मैनेजर की क्या क्वालिफिकेशन है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। गाइस समझ आ रहा है आपको? ठीक है, कितनी फैक्ट्रियां हैं तुम्हारी, कहां कहां पर है, ये सब रिस्क असेसमेंट है। मैं जैसे जैसे सुनता जा रहा हूं, जैसे जैसे बात मुझे पता चलती जा रही है, मेरे दिमाग में एंटिटी को लेकर के एक जजमेंट बनता जा रहा है। मैं बहुत जजमेंटल हूं। ऑडिटर इज प्योरली जजमेंटल बेटा, आ रहा है समझ में? वो हर बात से जज कर लेगा एंटिटी को। क्लियर है गाइस? ठीक है ना? ठीक है ना? तुम ये समझ लो कि ना उसके दिमाग में मीटर लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? मीटर काय का लगा हुआ है? नंबर ऑफ सैंपल का। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो अब क्या होता है, वो जो मीटर है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। कभी उल्टा चल रहा है, कभी सीधा चल रहा है। मतलब मान लो कि जब ऑडिटर आया तो 100 पे सेट था वो, कि 100 एविडेंसेस देखने। अब जैसे आया एंटिटी में घुसता गया, लोगों से मिलता गया, तो वो मीटर 101, 102, 110, 120 ऐसे चलने लगा। समझ में आ रहा है? मैनेजर का देखा तो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मीटर एकदम से घर से घूम के 200, 300 पे पहुंच गया। समझ में आ रहा है? जैसे देखा कि अरे यहाँ पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, वो उल्टा घूमने लगा कि हाँ वापस से 200 पे आ गया। समझ आ रहा है मैं कैसे समझा रहा हूँ तुमको? कि ऑडिटर को खुद को भी नहीं पता, लेकिन उसका सेंस डेवलप होता जा रहा है एंटिटी को लेकर के। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी जब वो अपना ऑडिट प्लान, प्रोसीजर, वो प्रोग्राम वगैरह जब बनाएगा ना, तब। क्लियर है? ठीक है ना? तो एंटिटी को समझना, उसका एनवायरनमेंट समझना, ये ऐसे 315 का नाम है। समझ में आ रहा है? ये पूरा नाम है। ठीक है ना? बाकी जब भी वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलता है तो उसके साथ रीजन भी लगाने लग जाता है। अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम करता है बच्चों की, है ना। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस कारण से, फ्रॉड या एरर। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या इंडिविजुअल अकाउंट लेवल। असर्शन लेवल को अभी मैंने क्या बोल दिया, इंडिविजुअल अकाउंट लेवल पर मिस्टेक। ठीक है ना बेटा? है ना? चलो अब देखो, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी यूज मे बी अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट some of the accounting data and other information may be available only in the electronic form or only at certain points or period of time। ठीक है ना? तुम मतलब ऑडिट एविडेंस को लेकर के तुम क्या ही बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ऑडिट एविडेंस कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, देखो अब समझना। मेरे को अगर कोई एक चीज चेक करनी है, समझ में आ रहा है, तो उसके गिने चुने 5 एविडेंसेस है, ऐसा नहीं है बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तुम उसके बारे में सोचते जाओ तो तुमको और तरीके मिलते जाते हैं कि ये कैसे कैसे चेक हो सकता है। समझ में आ रहा है? और कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर बात जो मुझे चेक करनी है, समझ में आ रहा है, अगर उसका प्रोसीजर चेक हो गया, मतलब अगर एक कोई, जैसे मान लो कि मुझे चेक करना है कि ये एक्चुअल में हुआ है नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? अब एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ, सीसीटीवी फुटेज उसने मेरे को दिखा दी कि भैया ये है, तो एक एविडेंस मेरे को मिल गया, उसी से मेरे को सेटिस्फेक्शन आ गया आएगा। समझना मेरी बात को। तो हो सकता है कि बहुत सारे और एविडेंसेस इसी बात को पक्का करें, लेकिन हो सकता है मुझे उनकी जरूरत ही ना पड़े। समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? हो सकता है कि 1-2 एविडेंसेस में मेरा काम चल जाए, हो सकता है 10-15 में भी ना चले, है ना। हो सकता है कि 1-2 एविडेंसेस में पूरा काम चल जाए, हो सकता है कि बहुत सारे एविडेंसेस में भी बिल्कुल काम ना चले, है ना। ठीक है, तो अब क्या नेचर होगा, क्या टाइमिंग होगी, कब कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। एंटिटी में कोई एक बंदा छुट्टी पे गया, अब बताओ, समझ में आ रही है बात? तो भाई मेरे को तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर प्रोसीजर मिले ही ना परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो बंदा नहीं है। तो अब मेरे को फिर सोचना पड़ेगा कि इसका मैं कैसे चेक करूंगा, तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? मैं क्लाइंट में जाकर के, देखो मैं ऐसा एडमेंट नहीं हो सकता कि मेरे को एक प्रोसीजर लगाना है, नहीं लग पा रहा तो मैं बोलूंगा अच्छा करूं रिपोर्ट क्वालिफाई, तो मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा। समझ में आ रही है बात? मतलब बहुत ही अजीब बात हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है? तुम दूसरे रास्ते खोजो ना उसको चेक करने के लिए कि कैसे कैसे चेक कर सकते हो। अगर बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, अपने एटीट्यूड में मत छोड़ो बस। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? कोशिश ऑडिटर को भी पूरी करनी पड़ेगी कि भाई कैसे भी करके मिल जाए, है ना। हेलो हेलो हेलो,
अब देखो, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. The nature and timing to be used may be affected by the fact that some of the accounting data and other information may be available only in electronic form and only at certain points of period of time. कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो उसके लिए सही वक्त सही जगह पर होना मेरा जरूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, सोर्स डॉक्यूमेंट. सोर्स डॉक्यूमेंट वर्ड का मतलब समझते हो कि नहीं, पहले बताओ फटाफट. सोर्स डॉक्यूमेंट वर्ड का क्या मतलब हुआ? है हाँ, तुम पढ़ चुकी हो क्या ऑडिट? तुम बहुत सही बता रही हो. अरे समझ, तुम्हारे सारे जवाब बिल्कुल सटीक आ रहे हैं, बिल्कुल सही. अरे समझ में, सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे बिल्कुल सही तुमने एग्जांपल दिया कि अगर मान लो कि मैंने टीवी खरीदा तो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट मेरा वो है, समझना. ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जब वो ट्रांजैक्शन हो रहा था, उस ट्रांजैक्शन के समय जो डॉक्यूमेंट उपजा, समझना रहा है, उसको अपन बोलेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट. यानी तुम ऐसा कह लो कि अपन अकाउंटिंग में एंट्री कर रहे हैं. हेलो हेलो हेलो, अपन अपन अकाउंटिंग में जो एंट्री कर रहे हैं तो उसको अपन ने किस सोर्स से देखा, हमारा क्या प्रूफ है जिसके बेसिस पे हमने बोला कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो एंट्री करी. मतलब ऑडिटर की तो मैं बात भी नहीं कर रहा. अब ये अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके देखो कि अकाउंटेंट को बोला ये वाली एंट्री कर दो, तो अकाउंटेंट बोलेगा कि हाँ भाई ट्रांजैक्शन का कुछ तो होगा. हमने बोला ये लो बिल सेल करी, एंट्री कर दे. समझ आएगा इस, है ना? तो सोर्स डॉक्यूमेंट जरूरी है क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट प्रूफ होते हैं कि ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ. चलो, तो सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइसेस जो है, ठीक है ना, मे एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन एन एंटिटी यूजेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मे बी डिस्कार्डेड आफ्टर स्कैनिंग व्हेन एन एंटिटी यूजेस इमेज प्रोसेसिंग या जो भी है. तो ये एग्जांपल बोल रहा है कि सोर्स डॉक्यूमेंट देखो जरा, है ना. अब इलेक्ट्रॉनिक है तो अलग तरीके से एविडेंसेस ऑब्टेन करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल है तो अलग तरीके से ऑब्टेन करूंगा. यानी वो पॉइंट ये कह रहा है कि ऑडिटर को ना ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसी एंटिटी है, कैसा एनवायरमेंट है, उस हिसाब से मुझे एविडेंसेस अवेलेबल होंगे और उस हिसाब से मुझे अपने प्रोसीजर्स तय करने पड़ेंगे. समझ रहे? देखो, असर्शन ही एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल पक्की रहेगी. तुम किसी भी एंटिटी में चले जाओ, मतलब मुझे कंप्लीशन अगर इंश्योर करनी है कि सारी एंट्री हो गई या नहीं हो गई, ये मैं किसी भी एंटिटी में चले जाऊं बदलेगा नहीं. हेलो हेलो हेलो, मुझे अगर ये चेक करना है ना कि जो ट्रांजैक्शन तुम्हारे बुक्स में लिखे हैं वो एक्चुअल में हुए या नहीं, ये बात मैं हर जगह जाकर के चेक करूंगा. इस बात में कोई चेंज नहीं हो सकता है. गाइस, समझ में आ रहा है क्या बोला? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? तो मेरे असर्शन में चेंज नहीं हो सकता, लेकिन मेरे प्रोसीजर तो हर जगह जाकर के थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे. समझ में आ रही है बात? मतलब जब मैं बोलूंगा प्रोसीजर कौन कौन से लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव, ये तो सब जगह लगेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है. लेकिन सब्सटेंटिव के अंदर मैं करूंगा क्या, ये तो इतना इतना ज्यादा वो है डिपेंडेबल कि मैं क्या बताऊं. हेलो 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 गाइस, समझ आया क्या? है ना? देखो, सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी रिट्रीवेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. अब जैसे मान लो कि तुमने डोमिनोज से पिज्जा खाया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो अब कभी बिल देखा है उसका, डोमिनोज का बिल तो देखा ही होगा. आ रहा है समझ में? कभी कोई पुराना बिल देखा है डोमिनोज का? क्या होता है उस बिल के साथ, क्या खास बात है डोमिनोज की पुराने बिल की? उड़ जाता है. आ रहा है समझ में? ऐसा लगता है खाली पेपर है. समझ आ रही है बात? तो सोच करके देखो. समझ में आ रहा है? एंटिटी में खूब पिज्जा मंगाते हैं रोज. आ रहा है समझ में? तो जब ऑडिटर ईयर एंड में चेक करने गया, समझ में आ रहा है, तो पिछले एक महीने के बिल में कुछ कुछ प्रिंटिंग दिख रहा था, बाकी 11 महीने के जो बिल थे उसमें सफेद सफेद कागज लगे हुए थे. समझ में आ रहा है? अब उसमें वो नकली कागज घुसेड़ के नकली एंट्री करते तो ऑडिटर को कैसे पता लगेगा? समझ आएगा? ये क्लियर है?
नहीं, देखो समझो, ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना। कोई पिज्जा के बिल से मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं कर देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, समझ रहे हैं, लेकिन इस बात को एक एग्जाम्पल की तरह समझो, ठीक है ना। और इतनी हर एक बात पे इतना साइंस में नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर एक एक छोटी बात पे मैं इतना दिमाग लगाने लग गया कि यार इसमें ये गड़बड़ हो सकती है, उसमें वो गड़बड़ हो सकती है, मैं ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब उस बात को सोचोगे तो प्रायोरिटाइज हो जाती हैं चीजें, समझ रहा है कि ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर फिर मैं पता क्या सोचता हूँ कि हाँ यार ठीक है, इसका बर्थडे, उन लोग बताएंगे कि भैया इसका बर्थडे था, भाई मैं पूछूंगा ना क्यों मंगाया था पिज्जा, समझ आ रही है बात। तो बोले यार रात में लेट हो गए थे, समझ आ रहा है, तो मैं उस दिन की अटेंडेंस चेक कर सकता हूँ, अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस होती है तो, अगर मान लो रात तक रुके थे तो जस्टिफाइबल है ना, फिर मैं खाली कागज देख के मैं भरोसा कर जाऊंगा, कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं होता है ना। दूसरा कि एक रीजनेबल कितना अमाउंट पिज्जे का होगा, समझ रहे हो। और इस तरीके से अगर एंटिटी सोच रही है ना मटेरियल में स्टेटमेंट, समझ रहा है, तो बैठ करके 2 महीने तो सिर्फ पिज्जा के बिल बनाने की प्लानिंग करनी पड़ेगी उनको, समझ आ रही है ना बात। क्योंकि अगर मान लो कि मैंने पूछा, उन्होंने बोला क्यों मंगाए थे पिज्जा, बोले ऐसे ही। मैंने बोला महीने भर में तुम लोगों ने 10,000 बार पिज्जा मंगा लिए, क्यों, कोई जस्टिफिएबल रीजन नहीं होगा, मैं सीधे सीधे डिस्कार्ड कर दूंगा उसको। लेकिन 2-4 बिल अगर कोई नकली डाल भी दे तो मटेरियल में स्टेटमेंट भी नहीं होने वाला, समझ गए ना। चलो छोड़ो, वापस आ जाओ। पॉइंट ये है कि मेरे प्रोसीजर एंटिटी पे डिपेंड करेंगे। मेरे प्रोसीजर किस पर डिपेंड करेंगे, एंटिटी के एनवायरनमेंट और उस सब पे कि मैं क्या लगाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन सही वक्त सही समय पर ही मिलेगी, कुछ वक्त के बाद मिलेगी, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक मिलेगी, तो मुझे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर सोचने पड़ेंगे। भाई मुझे तो अपना सेटिस्फैक्शन चाहिए ही चाहिए, क्लियर है ना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ फाइल्स आर चेंज्ड and if backup files do not exist. Accordingly, the auditor may find it necessary as a result of entity's data retention policies to request retention of such information for the auditor's review or to perform audit procedure at the time when the information is available. ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर का आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 6.7 हो गए, अब तो ना इंक्वायरी भी आ गया, ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को डिजाइनर फॉर्म में भी लिख दिया इन लोगों ने, देखो है ना, क्लियर। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्शन, आप इसको रिलेट करो, आप एक एक वर्ड जो है ना इसका, जैसे इंस्पेक्शन है, समझ आ रहा है, और ये ऑब्जर्वेशन है, तो अब आपको हर एक वर्ड में इसके घुसना पड़ेगा, समझ आ रही है बात। आप ऑडिटर बन जाओ, देखो समझना, ठीक है। मैं जब मैं भाषा बोलता हूं तो मैं ये थोड़ी बोलता हूं कि मेरे को किसी को, मतलब यहाँ पर मेरे को फॉर लगाना है, ये क्या लगाना, मतलब मैं व्याकरण को हर समय नहीं सोचता रहता, समझ में आ रहा है ना। भाषा बोलने के समय हर सेंटेंस को बोलने के पहले मैं सोचता नहीं हूँ, इसीलिए। और इसी तरीके से ऑडिट करने से पहले मैं हर प्रोसीजर के बारे में नहीं सोचता कि ये इंस्पेक्शन कर रहा हूं मैं, कि ये ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं मैं, कि मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रही है बात। ऑडिटर जाकर के बिल्कुल फ्री हैंड वो तो ये करेगा ना कि मुझे ऑडिट एविडेंस चाहिए, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा हाँ, उसको बुलाना, उसको पता होगा, समझ में आ रहा है। तो ऑडिटर जो भी चीजें करता है उनको इन 7 पार्टों में बांटा गया है। हेलो गाइस, मेरा पॉइंट समझ में आया आपको, मैंने क्या बोला है ना। मतलब तुम मेरे से ऐसे मत पूछना कि भैया इंस्पेक्शन करने जाना है मुझे तो मैं क्या करूं, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है, समझ में आ रहा है। मैं जाता हूं कोई चीज चेक करने, फिर उसमें जो मैं प्रोसीजर लगाता हूं, समझ में आ रहा है, चेक करने के, उसका बाइफरकेशन है ये, समझ आ रही है बात, है ना, क्लियर है। जब मैं बोल रहा हूं कि भैया वो राम प्लेग्राउंड में खेल रहा है, इस बात को मेरे को इंग्लिश में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा, तो मैं ग्रामर सोचूंगा, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है ना। मैं बोलूँ मेरे को कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, मेरे को कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, मेरे को कोई ऑब्जेक्ट दो, ऐसे नहीं बात करेंगे अपन। गाइस आप समझ गए मेरी बात को, क्लियर है। तो मैं आपको पहले पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि कैसे आपको इसको हैंडल करना है, समझ में आ रहा है। तो ऑडिटर जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करता है उसमें वो कई बार इंस्पेक्शन कर रहा होता है, कई बार वो ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन सिंपल है और अपन उसका स्टैंडर्ड भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए इजी है। यानी कि डेटर्स को कंफर्म करने के लिए वो क्या करता है, वो बाहर से पूछ लेता है, वो डेटर्स को ही लेटर लिख करके पूछ लेता है कि भैया आपका बैलेंस बताना जरा 31 मार्च का कितना था, समझ में आ रहा है। तो उसका ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, समझ में आ रहा है। कई बार वो बिल के अमाउंट जो है वो दोबारा से रिकैलकुलेट कर रहा होता है, तो उसका ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, रिकैलकुलेशन। कई बार वो कुछ पूरा खुद से परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे बीआरएस,
तो उसका ये एक्टिविटी क्या कहलाती है? रीपरफॉर्मेंस। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जब वो किसी से कुछ पूछ रहा होता है तो उसका ये प्रोसीजर कहलाता है इंक्वायरी। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर कई बार वो देख रहा होता है चीजों को होते, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक की चेकिंग होती है, स्टॉक टेकिंग होती है 31 मार्च को, एंटिटी स्टॉक गिनते हैं एंटिटी वाले। तो जब वो गिनते हैं ना, जब वो गिनते हैं तो मैं उनको देख रहा होता हूं, मतलब ऑडिटर गिनता नहीं, ऑडिटर गिन सकता है चाहे तो सैंपल बेसिस पे। मेनली 31 मार्च को जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आता है उस समय वो लोग तो पूरा गिनते हैं, सैंपल बेसिस पे मैं चेक कर सकता हूं। मेनली वहां पर होता है ऑब्जर्वेशन, मैं देखता हूं। समझ रहा है? कैश काउंट वो लोग करते हैं, मैं देखता हूं, दिस इज ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। हर एक प्रोसीजर यहां पर जो है उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे मुझे ऑडिट एविडेंस मिलता है कि हाँ एंटिटी ने जो रिकॉर्डिंग की हुई है, जो लिखा हुआ है वो सब सच है, वो सब सही है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? किसी भी एक प्रोसीजर से 100% एविडेंस मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी एक चीज को चेक करने के लिए मैं खूब सारे प्रोसीजर लगाऊं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा तब तक मैं प्रोसीजर लगाऊंगा। हेलो हेलो हेलो। और इंस्पेक्शन मतलब सिंपल चेकिंग, कि मैंने कहा हाँ ये सेल करिए, बिल दिखाना जरा, तो बिल में मैं देख रहा हूँ, नाम देख रहा हूँ, डेट देख रहा हूँ, अमाउंट देख रहा हूँ। समझ आ रहा है? जो प्रोडक्ट है उसका नेचर देख रहा हूँ कि भैया क्या बेचा तुमने। समझ आ रहा है? तो उससे मैं नॉर्मली देख रहा हूँ कि सारी चीजें सही से होनी चाहिए। अगर उसमें कोई एक ऐसी चीज है जो शक बना दे, ये अपन आगे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसी चीज है जिससे इसकी शक क्रिएट हो जाए तो मैं नंबर ऑफ सैंपल बढ़ा दूंगा। समझ आ रही है बात? क्लियर है क्या? हेलो हेलो हेलो। तो अब इसको रीड कर लेते हैं अपन, है ना? Inspection involves examining records or documents, whether internal, external, or paper form, electronic form, or other media, or a physical examination of an asset. Inspection of records and documents provide audit evidence for varying degree. अगर आपको ये लिखने को आता है तो क्या क्या कर लोगे? Examining records, है ना, in paper form, electronic form, और फिजिकल एग्जामिनेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है इंस्पेक्शन में। हाँ ठीक है। अच्छा, इनसे जो रिलायबिलिटी है वो अलग अलग डिग्री की मिलती है, लेकिन ठीक है, इंस्पेक्शन में ये चीजें मेन है ना? तो रिलायबिलिटी नेचर और सोर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। और मतलब ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर प्रोडक्शन, ये तो ओपिनियन वाली बात होगी। पहले दो मतलब 3 लाइन तक में, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ असेट तक में इंस्पेक्शन की डेफिनेशन है, और उसके बाद फिर वो एक एक्स्ट्रा ही बात कह दी कि यार इंस्पेक्शन कर लेते हो ना तो आपको भरोसा आ जाता है। समझ आ रहा? भरोसा लेकिन अलग अलग लेवल का हो सकता है। समझ आ रहा? वो नेचर और फोर्स पे डिपेंड करता है कि आपको डॉक्यूमेंट या जो एविडेंस है वो कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये सब एक्स्ट्रा बात है। ठीक है गाइस, है ना? फिर क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल देखो। हाँ, अगर आपको ये एग्जाम्पल्स अगर आप लिख पाओ ना तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर मान लो 4-5 नंबर का आता है ना तो एग्जाम्पल जरूर यूज कर लेना, और अगर बुकई वाले एग्जाम्पल अगर याद रह जाए और कर लो तो बहुत ही अच्छा होगा। एग्जाम बहुत घटिया है, लेकिन वैसे बुक के एग्जाम्पल सिंपल देने चाहिए इन लोगों को, तो पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंस्पेक्शन यूज एज ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड फॉर एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन। बिल्कुल बकवास। एक सिंपल सा होगा, इंस्पेक्शन ऑफ बिल, सेल्स बिल टू चेक सेल्स, दैट्स इट। इतनी सी बात थी, लेकिन पता नहीं क्या करने की कोशिश करते हैं ये लोग। ठीक है ना? तो इन लोग बोल रहे हैं ऑथराइजेशन चेक करने के लिए, है ना, मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरह इसको यूज करूंगा। बहुत ही बकवास है। अपन टेस्ट ऑफ कंट्रोल जब समझेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस? चलो, अब कह रहा है कि सम डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एसेट, है ना? जैसे मकान की रजिस्ट्री, डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज इन्वेंट्री और अ बॉन्ड, है ना? इंस्पेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, यानी यहां पर है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना? तो डॉक्यूमेंट्स के इंस्पेक्शन से हो सकता है कि आपको ओनरशिप या वैल्यू का पता ना चले, चल भी सकता है। जैसे रजिस्ट्री है तो ओनरशिप का पता चलेगा ना, वैल्यू का पता हो सकता है ना लगे, क्योंकि रजिस्ट्री में वैल्यू अलग होती है। उसके बाद फिर आप अगर फिक्स रेट है तो आपने फिर पैसे भी पे करेंगे लॉयर को और वो सब दुनिया भर के, तो वो वैल्यूएशन का तो नहीं है, लेकिन ओनरशिप का डॉक्यूमेंट वो है। लेकिन कई बार हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स आपको ना ओनरशिप को लेकर के सेटिस्फेक्शन दे, ना वैल्यूएशन को लेकर के,
है ना. In addition, inspection and inspecting an executed contract may provide audit evidence relevant to entities application of accounting policies such as revenue recognition. है ना. एक कॉन्ट्रैक्ट जो उन लोगों ने परफॉर्म कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, कोई ब्रिज बनाना था तो वो ब्रिज बनाया और उसके बेसिस पे मैंने देखा कि कब कब इन लोगों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया. क्या आप लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हुआ है क्या? हेलो 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 गाइस, नहीं हुआ ना. लेकिन एक सेकंड